हाय एवरीवन, माय नेम इज एडवोकेट पवन कुमार एंड बेसिकली आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर सीपीसी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉप 25 वो सारे क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं क्योंकि टॉप 25 मैंने करा रखे हैं क्लास फर्स्ट में एंड ये जो सेकंड क्लास में इसमें भी टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीपीसी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो AIB20 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको अकॉर्डिंग टू टाइम मिलती रहे और जिससे कि आपको एक भी क्लास मिस ना हो, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ वो सारे रिसर्च करके और जितनी पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में आने की उसी क्वेश्चन को मैं टाइप करता हूँ एंड जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बार बार रिपीटेड होते हैं ये क्वेश्चन और कई बार प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो सीपीसी के क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे और बेसिकली हिंदी इंग्लिश बहुत लैंग्वेज में मैंने टाइप किए हैं एंड मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है AIB20 एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और AIB से रिलेटेड जितना भी मैं मटेरियल है कंटेंट मटेरियल उस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करता रहता हूं और प्रैक्टिस सेट मतलब AIB20 से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं या कॉन्सेप्ट है या कोई भी मतलब सवाल है उस ग्रुप में सॉल्व करते हैं। अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका जो प्रोसेस है वो क्लास के एंड में बताऊँगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मटेरियल फॉर डिकोडिंग द जुडिक्शन ऑफ द सिविल कोड इन द लाइट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कारक 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सिविल कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को निर्धारण करने में आवश्यक है। जो सिविल कोर्ट है जो उसका जुरिडिक्शन है क्षेत्र अधिकार निर्धारण करने का आवश्यक है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ऑप्शन ए में दे रखा बात पत्र में किए गए कथन एंड ऑप्शन बी में दे रखा लिखित बयान में किए गए कथन एंड ऑप्शन सी में दे रखा है बोथ मतलब दोनों एंड ऑप्शन डी में दे रखा है नेदर, दोनों में से कोई नहीं। तो डीएस में बेसिकली क्या पूछा है, ये पूछा है कि दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो सिविल कोड का जो जुरिडिक्शन क्षेत्र अधिकार है वो किसका निर्धारण करने का आवश्यक है। वो है बात पत्र में किए गए कथन, जो प्लेंट होता है उसमें जो स्टेटमेंट होते हैं मतलब जो प्लेंट में जो कथन होते हैं उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो डीएसएम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज द सूट ऑफ सिविल नेचर फॉर सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908। मतलब कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता की जो धारा 9 के अंतर्गत दीवानी प्रक्रिया का वाद नहीं माना जाता है। मतलब दीवानी प्रक्रिया का जो वाद है वो नहीं माना जाएगा, मतलब जो सिविल नेचर का जो वो है सूट वो नहीं माना जाएगा। इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं आपके। तो आपके एक ऑप्शन में दे रखे हैं जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है स्वैच्छिक भुगतान या चढ़ावे की वसूली के लिए वाद। ऑप्शन बी में दे रखा है मताधिकार से संबंधित वाद। ऑप्शन सी में दे रखा है विशिष्ट प्रतिकार के लिए वाद या ऑप्शन डी में दे रखा है सूट रिलेटिंग टू वर्शिप मतलब पूजा से संबंधित वाद। तो जो मतलब प्रकृति का वाद नहीं माना जाएगा, मतलब सिविल नेचर का जो सूट है वो नहीं माना जाएगा, सूट रिलेटिंग टू वर्शिप पूजा से संबंधित जो वाद है मतलब वो नहीं माना जाएगा। फिर तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है डियर स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908 मेक द डॉक्ट्रिन ऑफ रिस जुडिकेटा एप्लीकेबल इन रिप्रेजेंटेटिव सूट
मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का कौन सा प्रावधान प्रतिनिधिवाद में पुनर्विचार विषय रिजुडिकेटा से सिद्धांत को लागू करता है? मतलब जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 है उस में कौन सा प्रावधान है जो प्रतिनिधिवाद को मतलब पुनः विचारित विषय, जो पुनः विचारित विषय रिजुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करता है? मतलब मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ इसको। जो पुनर्जुडिकेशन जो विषय है इसके सिद्धांत को लागू करता है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन ए में दे रखा है धारा 11 और स्पष्टीकरण 5। ऑप्शन बी में दे रखा है धारा 11 स्पष्टीकरण 6। ऑप्शन सी में दे रखा है धारा 11 स्पष्टीकरण 7 एंड ऑप्शन डी में दे रखा है धारा 11 स्पष्टीकरण 8। व्हाट इज द राइट आंसर? तो डियर स्टूडेंट बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धारा 11 और स्पष्टीकरण 5। ये आपका पुनर्विचार विषय रिजुडिकेटा के सिद्धांत को लागू करता है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के प्रावधान के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है डियर स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन को समझो फिर उसका आंसर पता करेंगे। क्वेश्चन 4 में पूछा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए कोर्ट विल नॉट इशू समन्स फॉर पर्सनल अपीयरेंस टू द डिफेंडेंट? मतलब निम्नलिखित में से किस स्थिति में न्यायालय प्रतिवादी को व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी नहीं करेगा? मतलब जो कोर्ट है वो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन मतलब डिफेंडर है प्रतिवादी है उसको समन जो जारी करेगा वो मतलब किस स्थिति में जारी नहीं करेगा, वो क्वेश्चन में पूछा है। तो आपके ऑप्शन में दे रखे हैं जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है यदि प्रतिवादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार जो जुडिक्शन है क्षेत्राधिकार है स्थानीय सीमा में निवास करता है, बिल्कुल भी नहीं। एंड ऑप्शन बी में दे रखा है डियर स्टूडेंट कि यदि प्रतिवादी न्यायालय के 40 मील के भीतर निवास करता है, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी में दे रखा है यदि प्रतिवादी न्यायालय में 250 मील दूर ऐसे क्षेत्र में निवास करता है जहां सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 250 किलोमीटर मील दूर है ऐसे स्थान में अगर कोई पर्सन मतलब प्रतिवादी जो निवास करता है तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट है वो सम्मन जारी नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 4 का। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है डियर स्टूडेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन प्लेंटिफ इज प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908? मतलब निम्नलिखित में से किस स्थिति में 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता के अनुसार वादी नया वाद दायर करने से वंचित रहेगा? मतलब ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो वादी है प्लेंटिड है वो जो नया वाद दायर करने से वंचित माना जाएगा? ऐसा कौन सा मतलब स्थिति भी मानी जाएगी? तो बेसिकली यही पूछा है ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें से जो वादी है नया वाद दायर नहीं कर सकता उसे वंचित करा जाएगा दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अकॉर्डिंग। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। एंड ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है डियर स्टूडेंट कि जब वादी द्वारा खर्च न देने पर कारण सम्मन की सेवा नहीं हो सकी हो, बिल्कुल भी नहीं। जब किसी भी पक्ष ने उपस्थिति नहीं दी हो, नहीं। जब वादी उपस्थिति ना हो, तो जब वादी उपस्थित ना हो तो जो वादी है वो नया दायर करने से वंचित माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डिसेंबर ए सूट बिकॉज प्लेंटिफ डिड नॉट अपीयर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, पहले हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को डियर स्टूडेंट। हाँ, पहले हाईलाइट कर लेते हैं उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा है हाउ मेनी टाइम्स एट मैक्सिमम मे एन एडजॉर्नमेंट वाई गारंटीड टू ए पार्टी ड्यूरिंग हायरिंग ऑफ द सूट एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार वादी की सुनवाई के दौरान किसी पक्ष को अधिकतम कितनी बार स्थगन दिया जा सकता है? मतलब स्थगन का मतलब समझे ना, एडजॉर्नमेंट, कितनी बार एडजॉर्नमेंट दिया जा सकता है कोर्ट में, ये पूछा है वादी की सुनवाई के दौरान।
तो ऑप्शन दे रखे हैं 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स या कोई नो लिमिट, कोई भी सीमा नहीं है। तो बेसिकली जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर केवल 3 ही बार दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो अधिकतम स्थगन दिया जा सकता है, 3 बार आपका एडजॉर्नमेंट दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908 टू प्रोडक्ट ए विटनेस विदाउट ए सम्मन्स। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम ने दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में बिना सम्मन के गवाह प्रस्तुत करने का प्रावधान जोड़ा गया। मतलब ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसमें दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अकॉर्डिंग बिना सम्मन के गवाह प्रस्तुत करने का जो प्रावधान जोड़ा गया है, बेसिकली ये पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं 1976 का संशोधन अधिनियम, 1999 का संशोधन अधिनियम, 2002 का संशोधन अधिनियम, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7? तो राइट आंसर है 1976 का संशोधन अधिनियम। इसमें बिना सम्मन बिना गवाह प्रस्तुत के प्रावधान जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो हाईलाइट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कॉस्ट एज प्रोवाइड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर 1908। मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार खर्च शब्द निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है। जो खर्च शब्द है निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन में सम्मिलित नहीं है, ये पूछा है। गवाहों पर किए गए व्यय, कानून, शुल्क और व्यय, भोजन और आवास पर किया गया व्यय या कार्रवाई से संबंधित अन्य व्यय। तो डियर स्टूडेंट, जो दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार खर्च जो शब्द है जिनमें कौन से सम्मिलित नहीं है, वो है भोजन और आवास पर किया गया व्यय। मतलब खाने पे और रहने पे जो किया गया जो खर्च होता है वो मतलब खर्च नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि सारांश बाद में प्रतिवादी को नोटिस की सेवा हेतु पता दाखिल करने के लिए दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत कितनी अवधि दी गई है। मतलब जो सारांश बाद है, प्रतिवादी को नोटिस, जो नोटिस होता है ना, वो मतलब दाखिल करने के लिए सीपीसी में 1908 के अकॉर्डिंग कितनी अवधि, कितने दिन की दी गई है। समन प्राप्ति से 7 दिन, समन प्राप्ति से 10 दिन, या समन प्राप्ति के 15 दिन, या समन प्राप्ति से 30 दिन। व्हाट इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9? सो राइट आंसर समन प्राप्ति से 10 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं इसका क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के निम्नलिखित में किस प्रावधान के अंतर्गत अपीलीय न्यायालय किसी मुद्दे को विचार के लिए निचली अदालत में भेज सकता है। मतलब सीपीसी 1908 के अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा प्रावधान है जो अपीलीय न्यायालय है वो किसी मतलब केस या मुद्दे को विचार के लिए निचली जो अदालत है उसे भेज सकती है। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं आदेश 41 नियम 23, आदेश 41 नियम 23 है, आदेश 41 नियम 24, आदेश 41 नियम 25। ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना क्वेश्चन नंबर 10 का आपको बताना है ये आंसर। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं सबका चेक करूंगा एंड उसका आंसर भी बताऊंगा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम हाईलाइट कर लेते हैं एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। तो डीएस में क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें तो इसमें पूछा है विच ऑर्डर ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर को डील्स विद द टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इंटरलॉजी इंजंक्शन। मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा आदेश अस्थायी निश्चितता और अंतरिम निश्चितता से संबंधित है। मतलब सीपीसी का ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो निश्चितता और अंतरिम निश्चितता से संबंधित है, अस्थायी और अंतरिम निश्चितता से संबंधित है। ऑर्डर 38, ऑर्डर 39, ऑर्डर 40, ऑर्डर 41। तो डियर स्टूडेंट व्हाट इज द राइट आंसर? तो जो आपका जो आदेश 39 है ये संबंधित है आपका अस्थायी निश्चितता और अंतरिम निश्चितता से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर 39 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके काफ़ी टाइम सीपीसी के एआईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, क्योंकि इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे सीपीसी के। तो हम हिंदी में पढ़ेंगे बेसिकली। जैसे पूछा ए अहमदाबाद में व्यापारी, ए मतलब ए कोई व्यापारी है जो अहमदाबाद में रहता है, बी दिल्ली में व्यापार करता है, मतलब ए तो अहमदाबाद में करता है और बी दिल्ली में करता है। बी अपने एजेंट के माध्यम से अहमदाबाद में ए को सामान खरीदने बेचता है, मतलब बी जो है अपने एजेंट के माध्यम से, मतलब बी जो दिल्ली में रहता है वो किसी अपने नौकर के द्वारा या किसी के द्वारा ए से सामान खरीदने बेचता है अहमदाबाद। ए उन्हें वेस्टर्न रोडवेज ट्रांसपोर्ट कंपनी को सौंपने का अनुरोध करता है, जो है उसे ट्रांसफर करने का सौंपना होता है। ए तदनुसार अहमदाबाद को सामान सौंप देता है। ए सामान की कीमत के लिए बी पर बात कहाँ दायर कर सकता है, जो सामान की कीमत के लिए बी पर बात कहाँ का दायर कर सकता है, जो ए है जो बी पर मतलब दिल्ली में करेगा या अहमदाबाद में करेगा। बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है, इसी का लॉजिक चेक करके ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं केवल अहमदाबाद में, केवल दिल्ली में, अहमदाबाद या दिल्ली दोनों में से किसी में से, या एनीवेयर ऑफ द इंडिया, भारत में कहीं भी। तो बेसिकली जो ए जो बी पर बात दायर कर सकता है वो अहमदाबाद दिल्ली में कहीं भी कर सकता है, लेकिन एक जगह करेगा, या तो अहमदाबाद में करेगा या दिल्ली में करेगा, दोनों में से एक जगह कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 में पूछा है दीवानी प्रक्रिया संहिता कि निम्नलिखित में कौन सी धारा रिजुडिकेटा पुनर्विचार की अवधारणा से संबंधित है। मैंने अभी बताया था सेक्शन 11 है, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो शायद मैंने पीछे ही बताया था। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 14 के बारे में। तो 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इसका हिंदी में पढ़ेंगे केवल। एक्स वाई और जेड संयुक्त रूप से पृथक रूप से ए द्वारा प्राप्त 10,000 की डिग्री के लिए उत्तरदायी है। मतलब ए एक्स वाई जेड है कोई, और ए द्वारा प्राप्त 10,000 की डिग्री के लिए उत्तरदायी है। बाई ने के लिए ए के विरुद्ध 10,000 डिग्री की प्राप्त की और उसे न्यायालय में निष्पादन के लिए आवेदन किया जहां संयुक्त डिग्री निष्पादन हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए के लिए सही है। इनमें से जो मतलब एक्स वाई जेड 3 व्यक्ति हैं, ए ने उनको मतलब 10,000 की जो डिग्री है वो पारित करी, और जो बाई है केवल उसने केवल एक ए से मतलब डिग्री प्राप्त की, मतलब एग्जैक्ट नहीं कि बाई ने की। तो जो ए है वो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो कौन सा सही है। ऑप्शन दे रखे हैं। ए अपनी संयुक्त डिग्री का आदेश 21 नियम 18 के अंदर डिग्री प्राप्त करेगा। ऑप्शन बी ए अपनी संयुक्त डिग्री का आदेश 21 18 के अंदर डिग्री नहीं माना जाएगा। एंड ऑप्शन सी में रखा है ए अपनी संयुक्त डिग्री 22 नियम 18 के अंतर्गत डिग्री नहीं माना जाएगा, तो उसमें से कहीं नन ऑफ द दीज। तो डिरेक्शन का राइट आंसर है ए अपनी संयुक्त डिग्री को आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत डिग्री मान सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो डियर क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी पढ़ेंगे हम क्वेश्चन, पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाँ, उसके बाद फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। ए बी सी मतलब 3 पर्सन है ए बी सी, जो हिंदू परिवार के सहयोगी सदस्य हैं। वे मिलकर बाइक के पक्ष में बंधक निष्पादन करते हैं। बाई उन सभी के विरुद्ध बाध्यता, मतलब 3 पर्सन है, वो बंधक बाई के बंधक बाई जो है ए बी सी के विरुद्ध जो एक बात दायर करता है। समन केवल सी को दिया जाता है, मतलब ए बी को नहीं दिया जाता, केवल सी को दिया जाता है, ए बी को नहीं दिया जाता। तो कोई भी उपस्थित नहीं होता है, मतलब तीनों में तो कोई भी उपस्थित नहीं होता है। सभी के विरुद्ध एक तरफा मतलब एक एक्स पार्टी डिग्री पारित की जाती है। तो ए बी उस डिग्री के निरसन करने हेतु आवेदन कर सकते हैं, डिग्री उनके विरुद्ध निरस्त की जाएगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सी केवल विरुद्ध, ए बी के विरुद्ध, ए बी सी के विरुद्ध, एंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 है। सो राइट आंसर है ए बी सी के विरुद्ध। तीनों ही है ना पार्टी में, तो तीनों ही माने जाएंगे। तीनों पे बात दायर गया तो तीनों ही माने जाएंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 इज आल्सो इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सिविल प्रोसिक्यूटर कोड 1908 डील्स विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। दीवानी प्रक्रिया संहिता
1908 की निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान वादों की स्थापना इंजक्शन ऑफ सूट से संबंधित है? सेक्शन 22, सेक्शन 24, सेक्शन 26, सेक्शन 28। तो बेसिकली क्या पूछा है सीपीसी की 1908 में कौन सा प्रावधान वादों की स्थापना, जो वादों की जो स्थापना है उससे संबंधित है? सेक्शन 26 है। कौन सा? सेक्शन 26। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, धारा 26। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है प्रतिवादी को सम्मन की सेवा की तिथि को कितने दिनों के भीतर अपना लिखित उत्तर प्रस्तुत करना होगा? मतलब जो मतलब वादी है, अगर प्रतिवादी की तरफ से मतलब प्रतिवादी को सम्मन भेजता है, कितने दिनों के भीतर अपना जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो प्रस्तुत करेगा कोर्ट में? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 45 दिन? तो वो करेगा 30 दिन के अंदर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 का ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है पहली अपील तथ्य या विधि या दोनों के प्रश्न पर जारी की जा सकती है, दूसरी अपील केवल विधि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जारी की जा सकती है, या ऑप्शन सी दूसरी अपील तथ्य या विधि दोनों पर जारी की जा सकती है, ऑप्शन डी पहली अपील उच्च न्यायालय में भी हो सकती है या नहीं भी, दूसरी अपील उच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। इसमें से व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डी करेक्ट आंसर है दूसरी अपील तथ्य विधि दोनों पर की जा सकती है, इनकरेक्ट है, ये गलत कथन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है एज पर द मतलब आदेश जो 6 है के अनुसार प्लीडिंग का अर्थ है, मतलब प्लीडिंग का मतलब अर्थ क्या है? प्लेंट बात पत्र, रिटर्न स्टेटमेंट, लिखित बयान, या बोथ या नेदर, इनमें से कोई नहीं। तो ड्यूरेशन ऑफ प्लीडिंग का अर्थ पूछा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 19। तो प्लीडिंग का जो अर्थ है बात पत्र और लिखित बयान दोनों, बोथ प्लेंट एंड लिखित, मतलब प्लेंट भी है रिटर्न स्टेटमेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर डील्स विद द डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्विंग ऑफ पार्टीज, निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा आदेश है जो मतलब पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है? ऑर्डर 20, ऑर्डर 21, ऑर्डर 22, ऑर्डर 23। तो ऑर्डर जो 22 है ये पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित है। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 21 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइंस मीन्स प्रॉफिट, मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मध्यवर्ती लाभ मीन्स प्रॉफिट को परिभाषित करती है? मतलब मध्यवर्ती लाभ को इसमें से कौन सी सेक्शन है जो परिभाषित करती है? डेफ मतलब वो है, मतलब करती है, डील्स करती है। तो बेसिकली ये पूछा है, डिफाइन करती है। हाँ, सेक्शन 24, सेक्शन 214, सेक्शन 26, सेक्शन 212। तो डीएसएम बेसिकली जो मध्यवर्ती लाभ सीपीसी को जो डिफाइन करती है वो सेक्शन 212 करती है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। सो क्वेश्चन नंबर 22 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा है अंडर सिविल प्रोसिक्यूट कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स, मतलब दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार विदेशी न्यायालय का अर्थ क्या है? मतलब जो सीपीसी 1908 के अकॉर्डिंग जो फॉरेन कोर्ट्स हैं उनका जो अर्थ है मीन्स क्या है, विदेशी न्यायालय का अर्थ क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए भारत के बाहर स्थित न्यायालय, एंड ऑप्शन बी में भारत के बाहर स्थित और भारत सरकार के अधिनियम से स्थापित नहीं किया गया न्यायालय, ऑप्शन सी भारत में स्थित वह न्यायालय जो विदेशी विधि पर लागू करता है, या उपयुक्त सभी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 22? तो डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का, भारत के बाहर स्थित और भारत सरकार के अधिनियम से स्थापित नहीं किया गया न्यायालय वो फॉरेन जो कोर्ट्स हैं विदेश न्यायालय माने जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में।
23 के बारे में। सो 23 में पूछा है डियर स्टूडेंट, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच, मतलब निम्नलिखित मतलब जो इनकरेक्ट मतलब गलत है आप जो ऑप्शन है वो आपको पहचानना है। तो जैसे कि ऑप्शन ए में दे रखा है धारा 5 राजस्व न्यायालय, ये करेक्ट है। धारा 7 प्रांतीय लघु वाद न्यायालय, ये भी करेक्ट है। धारा 9 न्यायालय का मौद्रिक अधिकार क्षेत्र, ये गलत है, सेक्शन 9। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 24 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद हम कुछ करेंगे। तो पहले हाईलाइट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो 24 में पूछा है डियर स्टूडेंट, पहले हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 24, अचल संबंधी संबंधित है ये। विशिष्ट अचल संपत्ति की विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली सीपीसी के अंतर्गत कितने समय के भीतर प्राप्त की जा सकती है, जो मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो उसकी रिकवरी है वो कितने दिनों के अंदर जो है मतलब प्राप्त की जा सकती है। पिछले क्वेश्चन में ये पूछा है 7 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना। वेरी सिंपल है, 6 मंथ। नहीं 6 मंथ, हाँ सही तो है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज की इस क्लास का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पूछा है प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ सीपीसीआर, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान है। जो सीपीसी 10 है वो किससे रिलेटेड है? निर्देशात्मक अनिवार्य नहीं है, विवेकाधीन, तो वह डायरेक्टरी मतलब निर्देशात्मक से संबंधित है। 25 का ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको, ये जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो बार बार रिपीटेड हुए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको जो हमारे व्हाट्सअप नंबर चमक रहा है 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन उसके पीछे कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। एंड सब्सक्राइब के साथ साथ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा सब्सक्राइब के साथ, और लिखना होगा कि सीपीसी क्लास 2 की पीडीएफ सेंड कर दो, तो अब मैं आपको उस क्लास की पीडीएफ सेंड कर देंगे इस क्लास की। एंड हाँ, अगर आपको AIB20 के जो व्हाट्सअप ग्रुप है जिसमें 1000 से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो जुड़े हुए हैं, अगर आपको उस ग्रुप में जुड़ना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाकर भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको वहाँ से नहीं जुड़ा जाता है तो जो नंबर है मेरा 6398304022 पर इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर जो AIB20 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऐड कर लो, तो हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। एंड हाँ, जो मेन बात है, अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि जो लेटेस्ट क्लास की जो अपडेट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मिल जाए। एंड कमेंट में जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, एंड क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन मिले और हम आपको नेक्स्ट जो क्लास है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि कोर्स से काफ़ी कम टाइम मिलता है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा क्लास जो है अपलोड नहीं कर पाता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो भी AIB20 की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट को भी जरूर शेयर करें इस क्लास को।